नमस्कार मेरे भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे दिवाली आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आप मस्त रहें। आपकी ये दिवाली आपके जीवन को रोशन करने वाली हो। ठीक है भाई, चलो इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने टीचिंग मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे, पांचों मेथड हमने पढ़ लिए हैं। इससे आगे आज जो हमारी कहानी स्टार्ट होगी वो क्लास नंबर 8 की होगी, और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अगर आप जानते होंगे तो इसी की शॉर्ट फॉर्म होती है CELT। इसे CELT के नाम से भी जानते हैं, या इसी को आप CLT भी कह सकते हो, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। दोनों में से आप जो नाम देना चाहो वो सही है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वो CELT हो जाएगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग वो CLT हो जाएगा। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आप जानते हो ये जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग होती है ना मेरे दोस्त, ये अपने आप में एक अप्रोच होती है। क्या होती है? अप्रोच। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़े थे मेथड्स, और यहाँ से आगे हम अब जो पढ़ने वाले हैं CELT को, ये अपने आप में क्या होती है? अप्रोच। सबसे पहली बात ये कि सर मेथड में और अप्रोच में फ़र्क क्या होता है, मेथड क्या होता है और अप्रोच क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो समझिए। अगर मैं मेथड की बात करता हूं तो अ मेथड इज एन ओवरऑल प्लान। एक जो मेथड होता है ना वो एक संपूर्ण योजना होती है टू प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल बिफोर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के सामने स्टडी मटेरियल को प्रेजेंट करने की। जैसे मैं आपकी क्लास में आया और मुझे आपको पता है कि टेंस पढ़ाना है, तो मुझे टेंस आपको कैसे पढ़ाना है, मेरा क्या पढ़ाने का तरीका होने वाला है टेंस को, इसकी जो प्लानिंग की जाती है, इसकी जो योजना बनाई जाती है वो अपने आप में कहलाती है मेथड। क्या कहलाती है? मेथड। क्लियर? अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अ मेथड टेल्स अस हाउ टू टीच। एक मेथड हमें बताता है कि हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, वो कौन सा तरीका होना चाहिए, वो कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे बच्चे कम समय में और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख पाएं, वो कहलाता है अपने आप में मेथड। दूसरा, अप्रोच क्या होती है सर? अप्रोच को हिंदी में कहते हैं उपागम। एन अप्रोच इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रेंज ऑफ द स्टडी मटेरियल। एक अप्रोच जो होती है ना वो हमारे स्टडियर, जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है ना उसका एक रेंज तैयार करती है, उसका एक दायरा बनाती है। जैसे एक बात बताइए, मैं तो टीचर हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे तो इंग्लिश में सब कुछ आता है। जब मुझे इंग्लिश में सब कुछ आता है तो क्या मैं आपकी क्लास में आकर के वो सब कुछ पढ़ाऊँगा? आपने बोला नहीं सर। इसका मतलब जब मैं आपकी क्लास में आऊँगा तो मुझे क्या पढ़ाना है, इसका एक दायरा तय करूँगा कि मुझे ये टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाने। जैसे अगर हम बात करें, जब हम LKG की क्लास में जाते हैं तो क्या मैं वहाँ जा कर के बच्चों को पैसे वॉइस पढ़ा सकता हूँ? आपने बोला नहीं सर। ऐसे ही अगर मैं आपकी क्लास में आऊँ और आपसे आकर के ये कहूँ कि चलिए आज हम ABCD सीखेंगे, इज़ दैट पॉसिबल? आपने बोला सर ये भी तरीका सही नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे की मेंटल एज कैसी है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, वो किस क्लासरूम में है, उसकी क्लासरूम के हिसाब से, उसके मेंटल एज के हिसाब से स्टडी मटेरियल का एक दायरा तय किया जाता है कि भाई मुझे इन बच्चों को इस क्लास में ये पढ़ाना है, इस बच्चे की मानसिक अवस्था ऐसी है, मुझे इस बच्चे को ये पढ़ाना है। तो ये जो दायरा तय किया जाता है स्टडी मटेरियल का, ये जो रेंज दायरा बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है अप्रोच। क्या कहा जाता है? अप्रोच। आप ये कह सकते हो एन अप्रोच टेल्स अस व्हाट टू टीच। एक अप्रोच हमें ये बताती है कि पढ़ाना क्या है, एक अप्रोच हमें ये बताती है कि आपको पढ़ाना क्या है, आपको क्या पढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड अप्रोच। और आपको जो पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड मेथड। दैट इज कॉल्ड मेथड। ये दोनों में अंतर होता है मेरे भाई, ये दोनों में अंतर होता है। जैसे एक बात बताइए मुझे, जब टीचर क्लास में सबसे पहले जाएगा तो उसे अप्रोच की जरूरत पड़ने वाली है मेथड की? बताइए मुझे। जब टीचर जैसे ही किसी क्लास में जाता है तो सबसे पहले उसे अप्रोच की ज़रूरत होती है या मेथड की? तो आपने बोला सर सबसे पहले उसे एक अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो क्लास में जा रहा है तो जाते समय जब वो क्लास में पहुंचेगा तो उसके पास में पढ़ाने के लिए एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि मुझे इस क्लास में क्या पढ़ाना है। वो अपने आप में क्या कहलाएगी? अप्रोच। अब जो क्लास में मैंने स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किया है कि मुझे इस क्लास में बच्चों को ये पढ़ाना है, अब ये पढ़ाना है तो वो मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ये मेरा क्या कहलाएगा बताइए? मेथड। ये कहलाएगा मेरा मेथड।
तो दोनों में ये फ़र्क होता है, एक जो मेथड होता है वो हमें बताता है कि कैसे पढ़ाना है, और एक जो अप्रोच होती है वो हमें बताती है कि क्या पढ़ाना है। आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे CLT की बात करूं तो CLT अपने आप में क्या होती है बताइए, एक अप्रोच होती है। क्या होती है? अप्रोच। अब आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। द कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, इज एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, दैट एम्फेसिस, जो बहुत ज़्यादा जोर डालती है, इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स एंड अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंटरेक्शन का मतलब वही कम्युनिकेशन या संवाद होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन या संवाद। CLT के अंदर क्या होता है? CLT के अंदर लैंग्वेज को ऐसे पढ़ाया जाता है जिसमें जो हमारा इंटरेक्शन होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन दोनों काम करता है। वो मीन्स माध्यम का भी काम करता है, एंड अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी, और हमारा जो लक्ष्य है किसी भाषा को पढ़ने का, अध्ययन का जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, उसका भी काम करता है। सर कैसे? मैं इस बात को दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारा एम अलग होता है और हमारा माध्यम अलग होता है। जैसे आप अभी मेरे पास में पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपका एम क्या है? गवर्नमेंट जॉब लेना, ये आपका एम है। आपने कहा बिल्कुल सही है। जब आप गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मेरे पास में आए हैं दोस्त, तो अब एक बात बताइए, आप कर क्या रहे हो? आपने बोला सर हम क्लास में पढ़ रहे हैं आपसे, ये माध्यम हो गया। आपने ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया है, ये आपका माध्यम हो गया। आप रूम लेकर के तैयारी कर रहे हो, ये आपका माध्यम हो गया। कोई बच्चा लाइब्रेरी में बैठा हुआ मुझे पढ़ रहा है, ये आपका माध्यम हो गया। तो इसका मतलब सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट जॉब में, ये आपका लक्ष्य है। आप मेरे से पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, क्लास में आप रूम लेके रह रहे हो, ये आपका क्या हो जाएगा? माध्यम। तो माध्यम अलग है, लक्ष्य अलग है, दोनों चीज़ें अलग है। लेकिन अगर हम CLT की बात करते हैं, तो CLT में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो दोनों काम करता है। वो लक्ष्य का भी काम करता है और वो माध्यम का भी काम करता है। आपने बोला सर कैसे? CLT के अंदर क्या होता है कि वही तो माध्यम होता है और वही हमारा लक्ष्य होता है। CLT का लक्ष्य होता है कि हमें बच्चों को कम्युनिकेशन सिखानी है, और कैसे सिखानी है? कम्युनिकेशन करते हुए सिखानी है। मतलब वही तो हमारा माध्यम है और वही हमारा लक्ष्य है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लक्ष्य और माध्यम दोनों एक ही होते हैं। जैसे समझाता हूँ, एक बात बताइए, अगर मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, अगर मुझे गाड़ी चलाना सीखना है तो मेरा लक्ष्य क्या है? गाड़ी चलाना। अच्छा, सीखूंगा कैसे? आपने बोला सर गाड़ी चलाते हुए। इसका मतलब आपको लगता है कि मैं अगर कंडक्टर वाली सीट पे बैठ जाऊं तो मैं गाड़ी चलाना सीख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल नहीं सर। अगर मैं कोई किताब ले आऊं, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, मैं उस किताब को पढ़ के गाड़ी चलाना सीख सकता हूँ? आपने कहा बिल्कुल नहीं सर। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर मुझे गाड़ी चलाना सीखना है तो उसके लिए गाड़ी ही चलानी पड़ेगी। तो गाड़ी चलाना ही मेरा लक्ष्य है और गाड़ी चलाते हुए ही मैं गाड़ी चलाना सीख सकता हूँ, वही मेरा माध्यम है। अगर मुझे स्विमिंग करनी है, अगर मुझे स्विमिंग करनी है तो मुझे एक बात बताइए, मेरा लक्ष्य क्या है? तैरना। अच्छा, तैरना कैसे सीखूंगा? तैरते हुए। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर जी अगर मुझे तैरना सीखना है तो उसके लिए मुझे तैरना ही पड़ेगा। मतलब मेरा लक्ष्य भी तैरना है और मैं उस लक्ष्य तक पहुंच भी कैसे सकता हूं? तैरते हुए। तो आपके लिए माध्यम और लक्ष्य दोनों एक ही हो गए। अगर मुझे साइकिल चलाना सीखना है तो मेरा लक्ष्य क्या है? साइकिल चलाना। अच्छा, सीखूंगा कैसे? साइकिल चलाते हुए। तो इसका मतलब सर कई केसेस में क्या होता है कि वही हमारा लक्ष्य होता है और वही हमारा माध्यम होता है। वही काम किसका है बताइए? CLT का। CLT के अंदर कम्युनिकेशन, इंग्लिश भाषा में कम्युनिकेशन करना ही तो हमारा लक्ष्य है। और सीखेंगे कैसे? उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? कम्युनिकेशन करते हुए सर। तो कम्युनिकेशन करते हुए ही हमारे लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। ये होता है CLT में। CLT रोज टू प्रोमिनेंस इन द 1917। ये भाई 1970 के आसपास इसका जन्म हुआ था। एंड अर्ली मैनी डेवलपमेंट्स इन इंग्लिश एंड यूनाइटेड स्टेट्स 1980 एज अ रिजल्ट ऑफ। और 1980 इसका परिणाम था कि 1980 में CLT निकल के बाहर आ गई थी। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1980 के लिए निकल के आ गई। इन यूरोप देयर वॉज एन इंक्रीज डिमांड। यूरोप के अंदर एक बहुत बढ़ती हुई डिमांड थी फॉर लैंग्वेज लर्निंग, अंग्रेजी भाषा से सीखने की, ड्यू टू द लार्ज स्केल ऑफ यूरोपियन माइग्रेशन।
क्योंकि यूरोपियन जो लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन कर रहे थे ड्यू टू द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कॉमन मार्केट, क्योंकि यूरोप के अंदर क्या है, एक साझा मार्केट शुरू हो गया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ प्रवास कर रहे थे। अब जब साझा मार्केट के लिए बहुत सारे लोग वहाँ प्रवास कर रहे थे, निकल रहे थे, पलायन कर रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में हमें इंग्लिश भाषा को सीखने की ज़रूरत पड़ रही थी। जब इंग्लिश भाषा को सीखने की ज़रूरत पड़ रही थी तो उसके लिए हमारी CLT का जन्म हुआ था। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल, लोगों की एक बहुत बड़ी जनसैलाब, नीडेड टू लर्न, उन लोगों को जरूरत थी टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा सीखने की, फॉर वर्क, या तो किसी काम के लिए, और फॉर पर्सनल रीज़न, या फिर किसी अपने खुद के पर्सनल रीज़न की वजह से उनको एक विदेशी भाषा सीखने की जरूरत थी, जिसकी वजह से जन्म हुआ था, बताइए किसका, CLT का। दिस अप्रोच इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ऑडियो लिंगुअल अप्रोच। ये जो अप्रोच है, याद रखना, ये ऑडियो लिंगुअल अप्रोच के बिल्कुल विरुद्ध में काम करती है, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच के बिल्कुल अगेंस्ट काम करती है अप्रोच। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वॉज डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन फ्रांस एंड ब्रिटेन। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कहाँ डेवलप हुई थी या कहाँ इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई थी, तो फ्रांस और ब्रिटेन में, फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर। याद रखने वाला क्वेश्चन है, फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर डेवलप हुई और यहाँ सबसे ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हुई। अब देखिए आगे इसके फीचर्स क्या होते हैं। CLT इज अ ब्रॉड अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो CLT है ना, ये हमारी अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी अप्रोच है। देखो, होने को तो हमारी इंग्लिश में बहुत सारी अप्रोच हैं, लेकिन उन सभी अप्रोच के अंदर जो सबसे बड़ी अप्रोच होती है वो होती है हमारी CLT। याद रखना, सबसे पुरानी अप्रोच नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा घुमा देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। CLT सबसे पुरानी अप्रोच नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी अप्रोच है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए सबसे बड़ी अप्रोच अंग्रेजी भाषा को सीखने की सबसे बड़ी अप्रोच कौन सी है, तो वो कौन सी है, CLT। इन CLT इंटरेक्शन इज बोथ, इंटरेक्शन इज बोथ, वही कम्युनिकेशन दोनों काम करता है, द मीन्स माध्यम का भी काम करता है, एंड अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज, और टारगेट लैंग्वेज को सीखने का जो अंतिम लक्ष्य है उसका भी काम करता है। मतलब टारगेट लैंग्वेज को अंतिम लक्ष्य क्या है, सीखना क्यों चाहते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, तो सीखेंगे भी कैसे, कम्युनिकेशन करते हुए, अभी मैंने आपको समझाया था। इन CLT द लर्नर्स लर्न द टारगेट लैंग्वेज। CLT के अंदर क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं बाई कम्युनिकेटिंग इन इट, टारगेट लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन करते हुए। CLT के अंदर जो लर्नर्स होते हैं वो अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन करते हुए ही सीखते हैं। इन CLT देयर इज एन अटेम्प्ट, CLT के अंदर एक ऐसा अटेम्प्ट किया गया है, एक ऐसी कोशिश की गई है टू लिंक द क्लासरूम लैंग्वेज, कि हमें जो क्लासरूम में भाषा पढ़ाई जा रही है उस क्लासरूम की भाषा को लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, संबंध स्थापित कर दिया जाए विद द एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम, उन एक्टिविटीज के साथ में जो क्लासरूम से बाहर हो रही हैं। देखो इसका मतलब क्या है, आप सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे साथ में क्या होता है, हमें क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाता है ना वो चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, और हमारी रियल लाइफ में जो हमारे साथ में होता है वो चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। मोस्टली हमारे इंडियन कैरिकुलम के अंदर क्या होता है कि हमें क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो हमारी रियल लाइफ से जुड़ ही नहीं पाता है। हमें क्लास के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ा दी जाती हैं जिनका हमारी रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। बस उन चीज़ों को केवल और केवल क्लासरूम में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चा एग्जाम क्रैक कर ले, ना उनका कोई मतलब है, ना उनका कोई रोल है, उनका कोई लेना देना नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बात बताओ मुझे, हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है सर, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है कि राणा सांगा के 80 घाव थे। एक बात बताओ, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, हमारी रियलिटी से इसका क्या लेना देना है, हमारी रियल लाइफ से इसका क्या संबंध है? क्या ये चीज़ हमारी रियल लाइफ में कभी काम आएगी कि उसके कितने घाव थे और कितने घाव नहीं थे? सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महमूद गजनवी ने कौन सी जगह आक्रमण किया था, क्या इसका हमारी रियल लाइफ से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हमें वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिनका हमारी रियल लाइफ से कोई लेना देना है ही नहीं, जो हमारी रियल लाइफ में कभी काम आती नहीं है, तो उन चीज़ों को पढ़ाने से फ़ायदा क्या होने वाला है? हमें उन चीज़ों को पढ़ाने से बताइए आप लोग, हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? अरे हमें हमारे क्लासरूम में वो चीज़ें पढ़ाई जाएँ जो हमारी रियल लाइफ में काम आए। इससे क्या होगा, अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं भी होगा तो कम से कम वो चीज़ें हमारी रियल लाइफ में काम तो आएंगी।
अब हमारे यहाँ तो कंडीशन ऐसी हो रखी है, आप सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ वो सब चीज़ पढ़ाई जाती है जो रियल लाइफ में काम ही नहीं आती। अगर बच्चा जॉब ना लगे तो उसके बाद वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाता है, उसके पास काम ही नहीं होता कुछ करने के लिए। तो सीएलटी के अंदर एक ऐसी कोशिश की गई है कि भाई क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो पढ़ाओ जो उनके बच्चों के रियल लाइफ एक्टिविटीज में काम आए, जो बाहर जब वो रियल लाइफ में निकलेंगे तो वो बाहर उनके काम आए। इन सीएलटी द रियल लाइफ सिचुएशंस इज टॉट इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर रियल लाइफ सिचुएशंस को पढ़ाया जाता है जो इंसान रियल में फेस करता है। जैसे बताता हूं मैं आपको, मुझे एक बात बताइए, सपोज दैट, मान लो इस बात को कि मैं हूं, अब मैं हूं तो मुझे मार्केट में जाकर के कहीं मार्केट में जाना पड़ सकता है, किसी मॉल में जाना पड़ सकता है, किसी शॉपकीपर से बात करनी पड़ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, बच्चों को वो लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, जैसे मैं बच्चों को क्लास में, तुम्हें पता है, रोल करना सिखा दूंगा, रोल प्ले करना सिखा दूंगा। मैं क्लास में क्या करूंगा, दो बच्चों को खड़ा करूंगा, एक को शॉपकीपर बना दूंगा और एक को कस्टमर बना दूंगा। अब एक बात बताइए, मैंने कस्टमर से बोला कि तुझे शॉपकीपर से और डिस्काउंट को लेके बार्गेनिंग करनी है, तो क्या हम रियल लाइफ में नहीं जाते मार्केट? बिल्कुल जाते हैं सर। क्या हम शॉपकीपर से बात नहीं करते बार्गेनिंग को लेके? बिल्कुल करते हैं सर। तो रियल लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उसे क्लासरूम में पढ़ा दिया जाए, एक ऐसी कोशिश की जाती है सीएलटी के अंदर। मैं क्या करूंगा, क्लास के अंदर दो बच्चों को खड़ा कर दूंगा, एक को डॉक्टर बना दूंगा, दूसरे को पेशेंट बना दूंगा। अब आप मुझे बताइए, क्या हम रियल लाइफ में कभी बीमार नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। तो वो जो रियल लाइफ में बच्चा करता है ना, उसे मैं क्लासरूम में पढ़ा दूंगा, ताकि जब वो क्लासरूम से बाहर निकले और रियल लाइफ में उन चीज़ों को फेस करे तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये सारी चीज़ें तो मैंने कर रखी हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। ऐसा किया जाता है सीएलटी के अंदर। क्लासरूम एक्टिविटीज आर द मेन पार्ट ऑफ सीएलटी कैरिकुलम। सीएलटी कैरिकुलम का जो मेन पार्ट होता है ना, वो होता है क्लासरूम एक्टिविटीज। सीएलटी का कोई अलग से सिलेबस नहीं होता। सीएलटी के अंदर बच्चों को तरह तरह की क्लास के अंदर क्या कराई जाती हैं बताइए? एक्टिविटीज। तरह तरह की बच्चों से एक्टिविटीज कराई जाती हैं और उन तरह तरह की एक्टिविटीज को बच्चे के लिए पढ़ाया जाता है। ये होता है सीएलटी के अंदर। कौन कौन सी एक्टिविटीज? जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, हमने बच्चे को रोल प्लेइंग करना सिखा दिया। अभी मैंने आपसे कहा था ना, मैंने क्या किया, एक बच्चा, दो बच्चे खड़े किए, एक को तो मैंने बना दिया टीसी जो टिकट कलेक्टर होता है, और एक को मैंने बना दिया पैसेंजर। अब एक बात बताइए कि हमें रियल लाइफ में कभी ट्रेन में जाने का मौका नहीं मिलता? आपने बोला सर बिल्कुल मिलता है। जब बिल्कुल मिलता है तो हमें कई बार टीसी से बात करने का भी चांस पड़ जाता है? बिल्कुल पड़ जाता है सर। तो जब मैं बच्चे से ऐसी कोई भी एक्टिविटी क्लास में करा दूंगा, तो जब बच्चा रियल लाइफ में जाके टीसी से बात करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने वो सब तो कर रखा है ना मेरे साथ में क्लास में। ये होता है रोल प्लेइंग करना। दूसरा सर, दूसरा आता है स्टोरी टेलिंग। एक ये एक्टिविटी भी कराई जाती है। आप सब इस बात को जानते हैं कि देखो, चीज़ें रटने से बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती माइंड में। कई बार हम क्या करते हैं, बच्चों को स्टोरी बना बना करके और वोकैब सिखाते हैं, स्टोरी बना बना करके, क्योंकि बच्चे को कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक होता है। जब बच्चे को कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक होता है तो वो कहानियों के माध्यम से, वो बच्चा कहानियों के माध्यम से उस वोकैब को आसानी से याद कर लेता है। जैसे मैं आपको, चलिए एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मेरे पास में एक फिजल वर्ब है, पुलअप। बताइए इस पुलअप का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता हो तो इस पुलअप का मतलब होता है आलोचना करना या निंदा करना, किसी की बुराई करना। ये होता है इस पुलअप का मतलब। अब बात ये आती है कि इस वर्ड को याद कैसे करें? सर, पुलअप का मतलब आलोचना करना होता है। तो ध्यान से सुनिए, आप सब इस बात को जानते हैं कि देखो, जब हम जैसे क्लास के अंदर जाते हैं ना, तो क्लास के अंदर दो तरह के बच्चे हमें दिखाई देते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एक बच्चे वो होते हैं जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब पुअर फैमिली वाला बच्चा जो है ना भाई, उसके तो कपड़े भी फटे पुराने होंगे, पैदल जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा। लेकिन जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है भाई, वो तो परफ्यूम परफ्यूम लगा के सेट होके तब आएगा, है ना। कभी गाड़ी लेके आएगा, कभी बाइक लेके आएगा, वो ऐसे आएगा। तो कई बार केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जो पुअर फैमिली वाला बच्चा होता है ना, वो अपने अंदर थोड़ा सा गिल्ट फील करता है कि यार मतलब इसमें मेरा क्या फॉल्ट है, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है भाई, कि मतलब मेरे साथ में ये रह रहा है, इसको। अब आप जानते हो भाई, देखो जो अच्छी फैमिली से है, जो गाड़ी से आ रहा है, उसको अपने माहौल में थोड़ी सी ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, और जो पैदल आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी रेस्पेक्ट कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो पुअर फैमिली वाला बच्चा है ना, वो ये सोचता है यार इसमें मेरा क्या फॉल्ट, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट फील होता है। अब ऐसी एक कोई बच्चा है जिसको थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, यार वो पैदल जाता है ना, कोई साइकिल नहीं है, कोई बाइक नहीं है उसके पास में, कपड़े भी पुराने धुराने से ही हैं, और उसके बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो गाड़ी वगैरह से आते हैं, कोई बाइक से आता है।
तो बड़ा बच्चा बड़ा दुखी है। जब वो बच्चा बड़ा दुखी है ना, तो वो अपने घर जाता है और घर जा करके अपनी मम्मी से बोलता है कि बोला मम्मी देख, मैं तो जाऊँगा स्कूल या कॉलेज तभी जब मुझे बाइक मिल जाएगी। अब उसकी मम्मी ने समझाया बेटा हमारी कंडीशन है ही नहीं बाइक लेने की, हम कैसे बाइक लें बता, तू ये काम कर, तू जॉब लग जाए, उसके बाद में जो चाहे वो ले लियो। तो उसने कहा ना मम्मी मैं तो तभी जाऊँगा भाई, मुझे तो बाइक चाहिए, तो वरना मैं नहीं पढ़ने जाऊँगा। अब मम्मी ने कहा बेटा देख मेरे पास तो बाइक है नहीं, तेरे पापा से बोल देती हूँ, तो पापा से बात कर ले। मम्मी ने जाके पापा को बोल दिया। पापा ने एक तो इस कान के नीचे बाइक दे दी, एक इस कान के नीचे बाइक दे दी, 3-4 बाइक पकड़ा दी उसे। अब जब 3-4 बाइक उसे पकड़ा दी, तो पकड़ने के बाद में क्या होता है, वो बच्चा गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो गया ना वो बच्चा घर से निकल गया। घर से निकल गया और घर से निकल करके यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पुल। वो बच्चा चढ़ गया पुल पे। पुल का मतलब जानते हो ना, पुल जो ब्रिज होते हैं, वो बच्चा पुल, और अब का मतलब क्या होता है बताइए, ऊपर। वो बच्चा पुल के ऊपर चढ़ गया, पुल अप पुल के ऊपर, पुल अप पुल के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से गिरने की धमकी देने लगा। पुल के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से गिरने की क्या देने लगा, धमकी। अब जब वो गिरने की धमकी देने लगा, बाकी और लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए। जब और लोग वहाँ इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो उसके पिता ने उनसे कहा, जो लोग इकट्ठे हो गए थे, बोला साहब देखो गिरने की धमकी दे रहा है, हमारे पास तो ऐसी कंडीशन है नहीं कि हम इसे बाइक लेने। अब ये बाइक की जिद कर रहा था, मैंने पीट दिया, अब पुल के ऊपर चढ़ा हो गया, पुल के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से गिरने की धमकी दे रहा है। तो बताइए ऐसे बच्चे की लोग क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। तो पुल अप पुल के ऊपर, पुल अप पुल के ऊपर, पुल के ऊपर चढ़ गया और गिरने की धमकी दे रहा है। तो बताइए ऐसे इंसान के लोग क्या करेंगे, आलोचना या निंदा करेंगे सर। तो इस तरीके से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, अब आपको जीवन में तुम्हें पता है ये वर्ड कभी आएगा ना, पुल अप पुल के ऊपर चढ़ गया, गिरने की धमकी दे रहा है, लोग निंदा करेंगे। ये वर्ड आपके लिए ना परमानेंट हो गया, एक लॉन्ग स्टेबल वर्ड हो गया। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इस तरह से बच्चों को वोकैब सिखाई जाती है ताकि बच्चे इजी गोइंग चीज़ों को लर्न कर लें। ठीक है, अच्छा। अगला आता है हमारा तीसरा, मीनिंग गेम्स। क्या आता है बताइए, मीनिंग गेम्स। अब ये मीनिंग गेम्स कौन सी एक्टिविटी होती है, बचपन में की होगी, अंताक्षरी। आपको ऐसा लगता है, पता कैसा, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जो टीचर है ना, अगर टीचर का पढ़ाने का मन नहीं है ना, हाँ, तो टीचर अंताक्षरी करवा देता है। मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये भी लर्निंग की एक प्रोसेस होती है और ये भी टीचिंग का एक पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है मैं बताता हूँ। जैसे सपोज ऑफलाइन क्लास में मेरे पास में 50 बच्चे हैं, ठीक है सर। अगर मेरे पास ऑफलाइन क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मैंने क्या किया, उन बच्चों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 25 इधर हो गए, 25 इधर हो गए। अब मैंने एक बच्चे से कहा कि तू कोई भी एक स्पेलिंग बोल, उसने कोई एक स्पेलिंग बोली। अब उस स्पेलिंग का जो लास्ट लेटर है ना, मैंने दूसरे ग्रुप से कहा कि इस लेटर से स्टार्ट करते हुए आप एक स्पेलिंग बोलोगे। उन्होंने एक स्पेलिंग बोली। अब उस स्पेलिंग का जो लास्ट लेटर है, दूसरे ग्रुप से मैंने कहा कि आप इसको स्टार्ट करते हुए एक दूसरी स्पेलिंग बोलो। इस तरीके से बोलो कि स्पेलिंग स्पेलिंग वाला गेम खेलेंगे। ठीक है सर। अब आपने एक बार देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, जैसे 15-20 मिनट ये एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। अब 20 मिनट बाद कोई एक स्पेलिंग या कोई एक मीनिंग जो कम से कम 20 मिनट पहले बोली गई थी, अगर किसी ग्रुप का बच्चा, तुम्हें पता है, खड़ा होकर बोल देता है ना उसी स्पेलिंग को दोबारा से, तो पूरा का पूरा ग्रुप खड़ा हो जाता है, अरे सर ये स्टोरी तो, सर ये स्पेलिंग तो, सर ये मीनिंग तो पहले बोल दी। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 20 मिनट पहले बोली गई मीनिंग को बच्चे आज तक, अभी तक 20 मिनट बाद भी उस बच्चे को पता है कि ये मीनिंग भूली जा चुकी है। आप सोचिए वो कितना कंसंट्रेशन लेवल के साथ में चीज़ों को सीख रहे हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, एक टीचर कितना भी कोशिश कर ले, बच्चा जो है ना वो इतना कंसंट्रेट कभी नहीं कर सकता। बच्चे खेल खेल में इतना अच्छा कंसंट्रेट करते हैं कि उनको मीनिंग्स रट जाती हैं, वहीं इतने बेहतरीन तरीके से वो सीखते हैं। तो ये भी गेम के अंदर एक्टिविटी करते हुए वोकैब को सिखाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है मेरे दोस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीका, मीनिंग गेम्स। अगला आता है इंटरव्यूइंग। आपने देखा होगा साक्षात्कार। आपने देखा है कभी कि जो आरएएस वगैरह के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे आरएएस वगैरह के स्टूडेंट होते हैं, उनका 2 बार एग्ज़ाम होने के बाद में, एक प्रीलिम्स और मेंस, उसके बाद में उनका इंटरव्यू होता है। अब एक बात सोचिए, बच्चों ने इंटरव्यू देखा तो नहीं है, उन्हें तो नहीं पता कि क्लास का माहौल कैसा होता है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, कैसे पैनल बैठता है, वो किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको तो नहीं पता। अगर किसी बच्चे को हम डायरेक्टली, तुम्हें पता है, इंटरव्यू हॉल में भेज दें, आपको नहीं लगता कि वो बच्चा उस माहौल को देख के घबरा जाएगा और उसने जितनी भी तैयारी की है ना, वो सारी तैयारी उसकी बेकार हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू कराते हैं। पहले इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू कराए जाते हैं। एक बिल्कुल ऐसा ही हॉल तैयार किया जाता है जिसके अंदर कम से कम 8-10 टीचर्स का एक पैनल बिठाया जाता है। बच्चा आता है,
उनसे पूछता है, टीचर्स उससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, उसका बैठने का तरीका देखते हैं, उसके बोलने के टोन देखते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अब जब बच्चा रियल लाइफ में इंटरव्यू देने जाता है ना, तो जब वो ऐसे माहौल को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये सब तो मैं पहले करके आया हूँ, और जब मैं ये सब पहले करके आया हूँ तो उसके लिए उसके अंदर ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस निकल के आ जाता है, जिससे उसे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती, हिचकिचाहट नहीं होती, घबराहट नहीं होती, वो बड़ा इजी गोइंग वो चीज़ों को कर लेता है। इसीलिए जो आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम को करने से पहले इसीलिए कहा जाता है कि आप उसकी पहले प्रैक्टिस कर लो, ताकि जब आप उसको रियल करोगे ना उस काम को, तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार ये काम तो मैंने पहले इजी गोइंग कर रखा है और अब मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ। आप एक बात बताइए, मैं अभी आपको बार बार ऑनलाइन टेस्ट कराता हूँ, इसका रीज़न क्या है? यही तो है कि जब आप टेस्ट में बैठोगे ना, तो स्पीड कैसे होनी है सर, स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, किस क्वेश्चन को पहले उठाना है, किस क्वेश्चन को बाद में उठाना है, वो सारी स्ट्रेटेजी आप यहीं सीख जाओ। इसीलिए तो करा रहा हूँ। आप को पता है, आप 1 साल से मेहनत कर रहे हो, 6 महीने से मेहनत कर रहे हो, आप 2 साल से मेहनत कर रहे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। एग्जाम हॉल के वो 2 या 3 घंटे ये डिसाइड करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अब वो 2 या 3 घंटे कैसे आपको निकालने ही, इसकी पहले से ही कराई जाती है प्रैक्टिस। मोस्टली बच्चा क्या करता है, तुम्हें पता है, टेस्ट सीरीज की तरफ ध्यान नहीं देता, बस थ्योरी थ्योरी पढ़ता जा रहा है। पढ़ लो कितना भी थ्योरी यार, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को खुद ग्राउंड पे करके नहीं देखोगे ना, उन 3 घंटों की प्रैक्टिस आप पहले नहीं कर लोगे ना मेरे भाई, तब तक कोई सेंस नहीं निकलना है। इसीलिए कहते हैं कि टेस्ट सीरीज जितनी हो सके उतनी ज़्यादा दीजिए, जितना टेस्ट आप दे सकते हो, तो क्योंकि उस माहौल को आप पहले ही अपनी हैबिट में ले आओ। इतना कर लो उस काम को कि वो तुम्हारा हैबिट बन जाए और आपको उस काम को करने में परेशानी ना आए। इसे बोलते हैं इंटरव्यूइंग। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को क्लासरूम के अंदर कराई जाती हैं। ठीक है, अगला, इन CELT द टीचर प्लेज द रोल ऑफ द फैसिलिटेटर। CELT के अंदर क्या होता है, जो टीचर होता है ना मेरे भाई, वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये सर कि इसमें टीचर अपनी तरफ से बच्चों को कुछ पढ़ाता नहीं है, टीचर का कोई रोल नहीं होता पढ़ाने का। टीचर सिर्फ बच्चों को एक फैसिलिटेटर का काम करता है, गाइडेंस का काम करता है, एक मार्गदर्शक का काम करता है, सिर्फ सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैंने 2 बच्चों को खड़ा कर दिया, एक को बोल दिया कि तू डॉक्टर है, दूसरे को बोल दिया तू पेशेंट है, अब तुम कम्युनिकेशन करो। तो कम्युनिकेशन तो वो खुद ही करेंगे, और कम्युनिकेशन खुद ही करते हुए वो अपने आप ही सीखेंगे, मैं उनको कुछ नहीं सिखाने वाला। बस मैंने तो उन दोनों को एक गाइड कर दिया कि तू डॉक्टर है, तू पेशेंट है, अब आपको कम्युनिकेशन करना है। मैंने जब मीनिंग गेम्स कराया तो मैंने जितने भी मेरे पास में स्टूडेंट थे ना, मैंने उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मैंने बोला तुम जो तुम्हारा लास्ट लेटर है उससे ये स्टार्ट करेंगे, जो तुम्हारा लास्ट लेटर होगा उससे ये स्टार्ट करते हुए मीनिंग बोलेंगे, बस इतना सा। बाकी अब वो बच्चे आपस में ही मीनिंग बोल रहे हैं और अपने आप ही सीख रहे हैं। तो इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता, टीचर अपनी तरफ से बच्चों को कुछ नहीं सिखाता, बस बच्चे आपस में ही सीखते हैं एक दूसरे से। तो इसमें जो टीचर होता है ना, वो किसका रोल प्ले करता है बताइए? फैसिलिटेटर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आ जाता है पेपर में, ध्यान रखना। यहां तक नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं अभी। अगला सर, देखो, टीचर इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम। जब टीचर ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ाता है तो कैसे पढ़ाता है? टीचर इन CELT, जब टीचर CELT में पढ़ाता है तो कैसे पढ़ाता है? जो ट्रेडिशनल क्लासरूम का मतलब आप लोग आम लाइफ में जो देखते हो, अपनी डेली लाइफ में जो क्लासरूम्स देखते हो, जहाँ टीचर से आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हो, वहाँ टीचर किस तरीके से पढ़ाता है चीज़ों को, और CELT में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। द टीचर स्टैंड्स ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस इन द क्लासरूम। जो टीचर होता है ना, वो एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा होता है क्लासरूम के अंदर, ट्रेडिशनल क्लासरूम में। आपने देखा होगा जब आप क्लासरूम में जाते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर, या आप ऑनलाइन क्लास देख लो इवन, यहाँ टीचर के खड़े होने की एक पर्टिकुलर जगह होती है। मैं यहीं खड़ा होकर के आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, मैं और इधर कहीं भी ही नहीं जा सकता। जब आपने देखा होगा ऑफलाइन क्लासेस की बात आती है ना, तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर टीचर के सामने, आप लोगों के सामने एक बोर्ड लगा होता है, और उस बोर्ड के पास में टीचर खड़ा होता है और वहीं से आपको पढ़ाता है। तो टीचर के खड़े होने की एक पर्टिकुलर जगह होती है, वो वहीं से पढ़ाता है आपको। जबकि CELT की बात करें तो CELT में द टीचर मूव्स अराउंड इन द क्लासरूम। जो टीचर होता है ना, वो क्लासरूम के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। मतलब टीचर के खड़े होने की CELT में कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मुझे तो पढ़ाना नहीं है, मुझे तो बच्चों की हरकतों को, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है ना, उनको
ऑब्जर्व करना है, सिर्फ बच्चों से एक्टिविटी करानी है। अब जैसे मैंने 2 बच्चे यहाँ खड़े कर दिए, 2 बच्चे थोड़ा आगे खड़े कर दिए, 2 बच्चे थोड़ा आगे खड़ा कर दिए, उनको अलग रोल दे दिया, उनको अलग रोल दे दिया, उनको अलग रोल दे दिया, तो वो बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो बस मुझे तो उनके पास जाके देखना है कि इनका कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बेकार चल रहा है, क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, बस इतना देखना है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं पूरी क्लास में क्या लगाता रहूँगा बताइए, चक्कर, मूव्स अराउंड द क्लासरूम, पूरे क्लास के चारों तरफ चक्कर लगाता रहूँगा। ये फ़र्क होता है। दूसरा, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज इज टीचर इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जो मेन सोर्स होता है ना, मुख्य जो स्रोत होता है नॉलेज का, वो कौन होता है, टीचर। जब हम बात करते हैं ऑफलाइन क्लासेस की या ऑनलाइन क्लासेस की, आप जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं अभी, आप सभी को पता है कि जो नॉलेज का सोर्स है वह यहाँ पे कौन है बताइए, मैं हूँ। मेरे पास मुझे जितना भी आता है मैं अपनी तरफ से सारी की सारी नॉलेज आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज कौन हूँ बताइए, मैं। और ये जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम होते हैं ना, इसमें टीचर मुख्य स्रोत होता है किसका बताइए, नॉलेज का। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज इज स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। जबकि जो नॉलेज का मुख्य स्रोत होते हैं बताइए, वो क्लासरूम के अंदर कौन होते हैं, स्टूडेंट्स। कहाँ, सीईएलटी में। सीईएलटी के अंदर टीचर से नॉलेज नहीं ली जाती, स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। याद है मैंने आपको बताया था, स्टोरी टेलिंग करेंगे या फिर मीनिंग गेम्स करेंगे या फिर रोल प्ले करेंगे, तो बच्चे आपस में कम्युनिकेशन करते हुए, आपस में वोकैब बोलते हुए, आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। वहाँ टीचर का कोई रोल नहीं होता। तो जो मुख्य स्रोत होता है नॉलेज का बताइए, वो कौन होता है, आपस में स्टूडेंट्स ही होते हैं। जबकि यहाँ कौन होता है, टीचर। द टीचर इज द ट्रांसमीटर इन द क्लासरूम। जो टीचर होता है ना, वो क्लास में ट्रांसमीटर का काम करता है। ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर का मतलब, आपने ट्रांसफार्मर वर्ड सुना है। आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो डायरेक्ट सप्लाई होती है, ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है। आपने बोला सर ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है, इसका मतलब बिजली आएगी सीधी, जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो सबसे पहले कहाँ आएगी, ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर जो है ना वो आपके घरों में सप्लाई करेगा। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आपके पास में जो नॉलेज की सप्लाई जाती है ना, वो टीचर के थ्रू जाती है। मैं एक ट्रांसमीटर का काम कर रहा हूँ, मेरे पास में नॉलेज आएगी और मैं उस नॉलेज को आपके लिए आप तक सप्लाई करूँगा। डायरेक्ट नॉलेज आप तक नहीं पहुँचेगी, मेरे थ्रू पहुँचेगी, टीचर के माध्यम से पहुँचेगी। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर कौन होता है बताइए, ट्रांसमीटर का काम करता है। जबकि अगर बात की जाए सीईएलटी की, तो सीईएलटी के अंदर जो टीचर होता है ना, वो क्लासरूम में फैसिलिटेटर का काम करता है, वो ट्रांसमीटर का काम नहीं करता। यहाँ इसके थ्रू, टीचर के थ्रू नॉलेज नहीं जाती सीईएलटी में, वो तो सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, भाई तू ये है, तू ये है, तू ये एक्टिविटी कर, तू ये एक्टिविटी कर, और बच्चा आपस में एक दूसरे से एक्टिविटी करते हुए सीखता है। क्लियर है भाई। चलो अगला पॉइंट क्या है सर, CLT स्टूडेंट्स ओरिएंटेड अप्रोच। जो CLT है ना, वो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है। सारा का सारा ध्यान किसके ऊपर केंद्रित होता है बताइए, स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि बच्चे आपस में ही कम्युनिकेशन करते हैं और एक दूसरे से ही सीखते हैं। इन CLT द टीचर टॉलरेट्स द एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। CLT के अंदर क्या होता है, जो टीचर है ना, वो स्टूडेंट्स के एरर्स को, स्टूडेंट्स की गलतियों को टॉलरेट करता है, सहन करता है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है पता है तुम्हें, पढ़ने का बेस्ट तरीका या पढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है, जो एक टीचर सही ढंग से नहीं कर पाता है या टीचर को करना चाहिए, क्या होता है वो। आपने देखा होगा जब बच्चा, अब देखो बच्चा जब कोई चीज़ पहली बार सीखेगा ना, तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि वो बच्चा गलतियां करेगा, डेफिनेट है, ये बात पक्की है, ये बात बिल्कुल तय है कि वो बच्चा गलतियां करेगा। बिल्कुल सही है। अब जब गलतियां करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को वहीं रोक देते हैं। जब उस बच्चे को वहीं टोक देते हैं ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब फील करता है, और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो दब जाता है। जब वो दब जाता है तो आगे वो चाहते हुए भी और ज़्यादा गलतियां करता है। आपने कई बार एक चीज़ देखी होगी, जब हम कोई बाउंडेशन के अंदर या थोड़ा सा बंध के काम करते हैं ना, तो काम का उतना मज़ा नहीं आता, या काम को उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाते जो हम नेचुरल तरीके से कर पाते हैं। कई बार आपने ऑब्जर्व किया है, जब क्रिकेट खेली जा रही होती है तो क्रिकेट खेलते समय क्या होता है, क्रिकेट खेलते समय आपने देखा होगा कि जैसे स्टार्टिंग की अगर विकेट्स गिर जाए ना, तो बाकी के जो आने वाले पीछे प्लेयर्स हैं ना, उनके ऊपर एक दबाव आ जाता है। जब वो दबाव आ जाता है तो वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाते, और जब वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाते ना, तो आपने देखा होगा मेरे दोस्त कि उनकी विकेट्स बहुत जल्दी गिर जाती हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है ना, तो बाकी के जो पीछे बैठे हुए प्लेयर्स हैं ना, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, वो फुल फ्रीडम में होते हैं। जब वो फुल फ्रीडम में होते हैं ना, तो वो आकर के अपना नेचुरल गेम खेलते हैं और वो और भी अच्छा खेल पाते हैं। तो कोई भी काम करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप उसे अपने नेचुरल तरीके से करो, बिना किसी बाउंडेशन के करो, फुल फ्रीडम के साथ में उस काम को करो। आप तब आता है उसको काम को करने का असली मजा। आप कभी एक बात गौर करना, आप कभी अपने पापा के साथ में, जैसे आप बाइक चलाना जानते हो थोड़े बहुत, ठीक है, आप
अपने पापा को पीछे बिठा के ना बाइक पे जाना, एक अलग ही प्रेशर आपके ऊपर होता है। जब प्रेशर होता है ना, पापा अरे ब्रेक इधर से निकालना, अरे इधर से निकालना, अरे कहाँ होके जा रहा है, मतलब पापा ये ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। जब करते रहते हैं ना तो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना तो हम 100% बाइक चलाने में गलतियाँ करते हैं। वहीं जब आप बाइक चलाना सीख रहे हो ना तो किसी दोस्त से बाइक चलाना सीखो। जब आपको दोस्त बाइक चलाना सिखाएगा ना तो पता है वो कैसे सिखाएगा आपको। दोस्त अगर आप गलतियां कर रहे हो ना तो दोस्त से बोलते अरे तू चुप बैठा रहे यार मैं कर लूंगा, तो मतलब वहां एक कोई बाउंडेशन नहीं होती आपके पास में, आप फुल फ्रीडम में होते हो और आप अच्छी तरीके से बाइक चलाना सीख जाते हो। ये फर्क पड़ता है। तो जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है ना तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि टीचर को क्या करना चाहिए। जैसे मुझे बच्चे को रीडिंग सिखानी है, मैं टीचर हूँ और मुझे बच्चे को क्या सिखानी है, रीडिंग। अगर मुझे किसी बच्चे को रीडिंग सिखानी है ना तो मेरा बेस्ट भी ये होना चाहिए, मैं एक किताब ले लूँगा, एक किताब बच्चे के लिए दे दूँगा, मैं अपने हाथ में एक पेंसिल ले लूँगा और उस बच्चे से कहूँगा कि तुम पढ़ो। अब जब वो बच्चा पढ़ेगा तो वो गलतियाँ करेगा, लेकिन मुझे बच्चे को टोकना नहीं है, मुझे बच्चे को रोकना नहीं है, मुझे उसे वो गलतियाँ करने देना है। बस मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे वो गलतियाँ करता जा रहा है ना तो मैं मार्क करता जाऊँगा, गोले करता जाऊँगा। जब मैं गोले करता जाऊँगा तो जब बच्चा रीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा, वो कंप्लीट पढ़ लेगा, तो पढ़ने के बाद में फिर मैं उस बच्चे से कहूँगा कि देखो तुमने यहाँ गलतियाँ की थी, आपको आगे से ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो बच्चे को अपनी गलतियाँ भी पता चल गई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन नहीं हुआ और वो अगली बार जब पढ़ेगा ना तो वो गलतियाँ नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को बीच में ही टोक देते हैं। जब बच्चे को बीच में ही टोक देते हैं ना तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है और वो आगे पढ़ने में और भी ज़्यादा गलतियाँ करता है, ये वजह बन जाती है। ऐसे ही पहली बात तो बच्चे को कम्युनिकेशन आती नहीं है इंग्लिश में, ठीक है सर। अब आप बच्चे को कम्युनिकेशन करना सिखा रहे हो या बच्चा कम्युनिकेशन करना सीख रहा है, ठीक है। जब वो कम्युनिकेशन सीख रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलतियां तो करेगा। जब वो गलतियां करेगा तो हमारा काम ये है कि आप उसे गलतियां करने दो, आपको बीच में रोकना नहीं है। अगर आपने उस बच्चे को बीच में रोक दिया ना तो फिर बच्चा आगे बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही कम्युनिकेशन नहीं जानता है। आप उसके ऊपर प्रेशर और बना रहे हो तो फिर वो बच्चा 100% और भी ज़्यादा गलतियां करेगा या फिर बोलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आप उसे कम्युनिकेशन करने का पूरा मौका दो, उसे गलतियां करने दो, वो गलतियां करेगा, करने दो उसे गलतियां। जब वो और भी ज़्यादा गलतियां करेगा ना तो जैसे आप उसकी गलतियों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। जब उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में उसे बताइए कि तुमने यहाँ गलतियाँ की, यहाँ गलतियाँ की, यहाँ गलतियाँ की, यहाँ गलती की, ये गलतियाँ आपको आगे से नहीं करनी है। ये होता है बेस्ट वे, ये होता है बेस्ट वे। तो इसीलिए CLT के अंदर क्या होता है, जो टीचर होता है ना वो बच्चों के एरर्स को टॉलरेट करता है, बच्चों के एरर्स को सहन करता है। द मेन एम ऑफ CLT, भाई मेन पॉइंट है, स्टार लगा लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है। द मेन एम ऑफ CLT इज टू प्रोवाइड द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू द लर्नर्स। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू द लर्नर्स, CLT का मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करवाना। CLT का मेन टारगेट होता है स्टूडेंट्स के अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करवाना। अब ये सर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसे कहते हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू यूज अ लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एक ऐसी योग्यता होता है, एक ऐसी योग्यता होती है जिसमें किसी भी भाषा को यूज़ किया जाता है प्रभावी तरीके से और उपयुक्त तरीके से। सर मतलब, अच्छा ये बताइए कितने स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हुआ है या कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है आप में से, कैसा, आप और मैं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप और मैं किसी भी मुद्दे को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारी बात कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप अपने रास्ते चले गए और मैं अपने रास्ते चला गया। जब मैं रास्ते में या आप अपने रास्ते में जा रहे हो तो हमारे माइंड में वो बातें रिकॉल होती हैं कि हम क्या बातें कर रहे थे। फिर आपने देखा होगा अचानक से हमारे माइंड में, अचानक से हमारे माइंड में एक कोई नया सेंटेंस घूम के आता है और हम कहते हैं अरे यार अगर मैं ये बात बोल देता तो ज़्यादा सही रहता, मैंने उससे ये बोला था, इसकी जगह अगर मैं ये बोलता तो ज़्यादा सही रहता। ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है, सच बताना मुझे। हर इंसान के साथ में होता है मेरे भाई, हर इंसान के साथ में होता है। और यही चीज़ अपने आप में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहलाती है। मतलब जब हम बोल रहे होते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड से कुछ वर्ड्स कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं। जब वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं तो हमारे पास में कोई परफेक्ट वर्ड नहीं होता बोलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इधर उधर के कुछ वर्ड्स इकट्ठे करते हैं और इधर उधर के कुछ वर्ड्स इकट्ठे करके ना तब कम्युनिकेशन करते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं। लेकिन बाद में आता था अरे यार ये नहीं यार ये वर्ड था, मुझे ये बोलना चाहिए था उससे। तो ये ऐसा ना हो,
एक हम ऐसी कम्युनिकेशन करें जो बहुत प्रभावी कम्युनिकेशन हो, एक उपयुक्त कम्युनिकेशन हो। कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। देखो, इंसान गाड़ी चलाना जल्दी सीख सकता है, लेकिन सही तरीके से गाड़ी चलाने सीखने में उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है मेरे भाई। बोलना इंसान बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखने में पूरी इंसान की ज़िंदगी निकल जाती है। और कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना अच्छा बोलना है, यही चीज़ अपने आप में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। वकील तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन राम जेठमलानी सब नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। कैसा बोलना है, कितना बोलना है, सामने वाले के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा, सामने वाले पे इतना इफेक्ट डाल दो अपनी बात का कि उसे लगे यार इससे बेहतर कोई नहीं है। यही तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। एक बात बताइए, मोदी जी एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर के और पीएम बन गए, क्यों? क्योंकि उनके अंदर बात करने का ढंग है, बात करने का लहजा है, उनकी बातें प्रभावी होती हैं जो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसीलिए तो ना, राहुल गांधी जी की पूरी फैमिली अगर आप देखोगे ना, तो वो सारा का सारा पूरा का पूरा खानदान ही हमेशा से आपने देखा होगा एक रॉयल फैमिली रही है और एक प्रधानमंत्री की इधर इधर इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन आज एक बात बताइए, वो अपने पद पर भी नहीं रुक पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, जो सामने वाले को बहुत अपनी बातों से प्रभावित कर ले, वो चीज़ उनके अंदर नहीं है। जिसके अंदर ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है ना मेरे दोस्त, वो आज की दुनिया का राजा होता है। टीचर तो सब हैं, लेकिन जो खतरनाक पढ़ा दे, जो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाल दे कि यार इससे बेहतर तो कोई टीचर हो ही नहीं सकता, वही तो टीचर है। तो यही तो चीज़ अपने आप में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है मेरे भाई। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कुछ और नहीं बल्कि किसी भी भाषा को बोलने की एक ऐसी एक ऐसी योग्यता होती है जिसमें भाषा को प्रभावी रूप से और उपयुक्त तरीके से बोला जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है ना, ये 4 तरह का होता है। पेपर में डायरेक्ट याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है या कौन सा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कितने तरह का होता है बताइए? 4 तरह का। सबसे पहला आता है जिसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, या इसी को ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी कहा जाता है। इसे आप लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कह लो या आप इसको ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस कह दो, बात एक ही होती है। दूसरा आता है जिसे बोलते हैं डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। तीसरा आता है जिसे बोलते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और चौथा आता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। तो बताइए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कितने तरह का होता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस 4 टाइप का होता है। कौन सा? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, जिसे ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा कौन सा आता है बताइए? दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है आपका डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। तीसरा आता है आपका सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और चौथा आता है आपका स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। 4 तरह का होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टर्म वाज गिवन बाय डेल हाइमस। याद रखना है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नाम की जो टर्म है वो किसने दी थी? डेल हाइमस ने दी थी। होता क्या है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसी भी भाषा को बोलने का एक ऐसी योग्यता होती है जिसमें भाषा को प्रभावी और उपयुक्त तरीके से बोला जाता है, सही तरीके से बोला जाता है, वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहलाता है। कितने टाइप का होता है दोबारा से बता दो मुझे? 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, जिसे ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, तीसरा सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, चौथा स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। ये टर्म किसने दी थी बताइए? डेल हाइमस ने दी थी। किसने दी थी मेरे भाई? डेल हाइमस ने। अब ये क्या क्या होता है एक बारी में बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को। देखिए, अगर मैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करूं तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। ग्रामर और वोकेब की जो नॉलेज होती है ना, उसे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे किसी भाषा को सीखना है, हाँ, तो मुझे उस भाषा के वर्ड्स तो होने चाहिए। जब तक मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो मैं इस भाषा को बोलूँगा कैसे? अच्छा, अगर मेरे पास में वर्ड्स हैं तो मेरे पास में अरेंजमेंट भी तो होना चाहिए कि किस वर्ड को आगे लगाऊंगा, किस वर्ड को पीछे लगाऊंगा, किस वर्ड को बीच में लगाऊंगा। जब तक मुझे उस भाषा का अरेंजमेंट ही नहीं आएगा तब तक मैं उस भाषा को बोलूँगा कैसे? इसका मतलब ये है सर कि अगर मुझे किसी भाषा में सबसे पहले बोलना सीखना है तो मुझे उस भाषा की ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए और वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस।
क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। दूसरा आता है जिसे हम बोलते हैं डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस क्या होता है? डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस का मतलब होता है द नॉलेज टू होल्ड अ कन्वर्सेशन। अब एक बात बताओ, मुझे किसी भी भाषा की वोकैब पता है, मुझे किसी भी भाषा की ग्रामर पता है। इसका मतलब ये है कि मैं उसमें सेंटेंस मेकिंग कर सकता हूँ, मैं उसमें सेंटेंस बना सकता हूँ आसानी से। आपने कहा बिल्कुल सर, अगर मैं उसमें सेंटेंस आसानी से बना सकता हूँ, मैं सेंटेंस बोल सकता हूँ, तो मुझे एक बात बताइए, फिर मुझे इसका मतलब अगर मैं सेंटेंस बना सकता हूँ तो मैं इस भाषा में बोल भी सकता हूँ, कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अगर मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ तो मुझे उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना आना चाहिए, मुझे उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना आना चाहिए, होल्ड करना आना चाहिए कि उस कम्युनिकेशन को कैसे चलाना है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे दोस्त, हमारे फ़ोन के अंदर आपने इवन देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ नंबर तो हैं, बात करना भी चाहते हैं, लेकिन वजह नहीं है कि बात क्या करें, बात स्टार्ट कैसे करें। असली मुद्दा तो यही है, बात को स्टार्ट कैसे किया जाए। नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, हाय बोल दिया आपने, सामने वाले ने हेलो बोल दिया, ठीक है, आपने कहा कैसे, उसने कहा बढ़िया हूँ, कम्युनिकेशन ख़त्म। अब इस कम्युनिकेशन को आगे कैसे चलाना है, आपके पास में ये तरीका भी तो होना चाहिए। ऐसा आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, रॉन्ग नंबर पे ही सिस्टम बढ़ा देते हैं, देखें आपने, रॉन्ग नंबर पे ही सिस्टम बढ़ा देते हैं। इसका मतलब उन लोगों के पास में पता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस है, उनको पता है कि कम्युनिकेशन को कैसे होल्ड करना है, कम्युनिकेशन को आगे चलाना कैसे है, सामने वाले से कम्युनिकेशन को आगे कैसे बढ़ाना है, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ये कहलाता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। तीसरा आता है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। अच्छा, आपको कम्युनिकेशन को होल्ड करना आता है, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना आता है, सामने वाले से कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाना है ये भी आता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस सोसाइटी के हिसाब से कब क्या बोलना है, आप किस सोसाइटी में हो और उस सोसाइटी में किस तरीके से आपको बात करनी है। आपने सुना भी होगा जैसा देश वैसा भेष, हिंदी में कहा जाता है, जैसा देश वैसा भेष। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या पसंद करता है, सामने वाले की डिजायर्स क्या है। अगर आप उसके डिजायर्स के हिसाब से बात करोगे तो सामने वाला आपसे बात करेगा, सामने वाले की कम्युनिकेशन लंबी चलेगी। लेकिन अगर सामने वाले की आप डिजायर्स को नहीं पढ़ पाओगे, सामने वाले की इच्छाओं को नहीं पढ़ पाओगे, तो सामने वाला आपसे कम्युनिकेशन ज़्यादा करेगा ही नहीं, उसका कम्युनिकेशन वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए द नॉलेज ऑफ कन्वर्सेशन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, कि आप सोसाइटी के हिसाब से आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। सोसाइटी के हिसाब से आप किस सोसाइटी में बैठे हो, कौन सी कैटेगरी में बैठे हो, आपके सामने कैसे लोग बैठे हैं, उनको क्या पसंद है, उसके हिसाब से आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। वो कहलाता है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और लास्ट एंड फाइनल आता है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, जो कि सबसे बेहतरीन कॉम्पिटेंस होता है मेरे भाई, सबसे बेहतरीन कॉम्पिटेंस। कैसे होता है, एक बात बताओ, आपने देखा होगा मुझे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करना आता है, मैंने मान लिया ठीक है। अगर मुझे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करना आता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मुझे सारी की सारी नॉलेज आती हो या सारी की सारी वोकैब आती हो। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं भी पता होते। जब वो वर्ड्स मुझे नहीं भी पता होते, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सामने वाला मेरे से कम्युनिकेशन कर रहा है और कम्युनिकेशन करते समय उसने मेरे से कोई ऐसा वर्ड बोला जिसका मतलब मुझे नहीं पता है, अब मैं सामने वाले को भी ये नहीं बताना चाहता कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है। अब ऐसी कंडीशन में जब मुझे नहीं पता तो मैं उसे रिप्लाई क्या करूँगा, जब मैं उसे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो मेरी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होगी, टूटेगी। अब ऐसी कंडीशन में मुझे मेरी कम्युनिकेशन को रिपेयर कैसे करना है, मेरी कम्युनिकेशन को आगे कैसे बढ़ाना है, ये जो कॉम्पिटेंस होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। पहले से ही रणनीति बना लेना। देखो पॉजिटिव चीज़ें लेके तो हम चलते ही चलते हैं, वो तो सही है, लेकिन डूबता मेरे दोस्त वो है जो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लेके चलता है। जब आप ये प्लान नहीं करोगे कि अगर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आया तो मैं क्या करूंगा, अगर आपके पास में इसकी रणनीति नहीं है तो वही इंसान मारा जाता है। मेरे पास में अगर 10 लाख रुपए हैं, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने 10 के 10 लाख उसमें लगा दिए, लगाए तो है मैंने क्योंकि मैं प्रॉफिट चाहता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर इन एनी केस उसमें प्रॉफिट ना हुआ तो फिर मेरी आगे क्या रणनीति रहने वाली है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो इंसान मात खा जाएगा। लेकिन अगर उसे पता है कि 10 लाख है, हाँ मैं 6 लाख रुपए लगाऊंगा, अगर चले भी गए डूब भी गए तो भाई मैं 4 लाख से अपना गुजारा कर लूंगा, तो इसकी एक रणनीति बनानी पड़ती है इंसान को। इसके पास में बोलते हैं ना एक बी प्लान होना चाहिए। ए प्लान लेके तो आप चल रहे हो, वो तो ठीक है, अच्छे के लिए चल रहे हो, देयर इज नो डाउट, लेकिन अगर वो काम अच्छा ना हुआ तो आपके पास में बी प्लान क्या है। वो जो बी प्लान है ना, वो अपने आप में कहलाता है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। तो एक ऐसी एबिलिटी जो हमारे ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन को रिपेयर करती है। टूटा हुआ कम्युनिकेशन, अगर सामने वाले ने कुछ बोला और मैं नहीं समझ पाया, तो अब मैं अपने कम्युनिकेशन को आगे कैसे बढ़ाऊंगा।
तो उस समय जो मैं रणनीति यूज़ करूँगा ना, वो अपने आप में कहलाती है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। क्या कहलाती है? स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। ये होते हैं हमारे 4 तरह के कॉम्पिटेंस। अगला सर, इन CLT मदर टंग कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम। आप मदर टंग को क्लास में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मदर टंग को यूज़ कर सकते हो राइट तरीके से, राइट वे। जरूरत पड़े तो आप मदर टंग को यूज़ करें, ना पड़े तो ना करें। मदर टंग कैन बी यूज्ड इन अ राइट वे, यही मैं आपसे कह रहा था। एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, वही है इंटरेक्शन, मतलब कम्युनिकेशन करते हुए टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन को सिखाया जाता है। लक्ष्य भाषा में, मतलब अंग्रेजी भाषा में बातचीत के माध्यम से संवाद करना ही सीखने पर जोर दिया जाता है। फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। CLT के अंदर फ्लुएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फ्लुएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय एक्यूरेसी के। एक्यूरेसी और फ्लुएंसी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है? फ्लुएंसी पे, मतलब बिना रुके हुए बोलना है आपको, लगातार बोलना है, फ्लुएंसी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। द एबिलिटी टू बी अप्रोप्रिएट टू नो द राइट थिंग एट द राइट टाइम। द एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता, टू बी अप्रोप्रिएट टू नो द राइट थिंग, कि क्या सही चीज़ है एट द राइट टाइम, सही समय पर। सही समय पर सही चीज़ क्या है, इसकी योग्यता, वही मैं आपसे कह रहा था अभी। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंटेंस फॉर कम्युनिकेटिव इफेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस प्रोड्यूस किया जाए जिससे हमारी कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाया जाए। द यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सेंटेंस। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है बताइए? सेंटेंस होती है इसके अंदर। फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज द प्राइमरी गोल, वही फ्लुएंसी चाहिए हमें, ये हमारा प्राइमरी गोल है, ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य है CLT का। इन CLT जेन्युइन एवरीडे लैंग्वेज इज एम्फेसाइज्ड। जेन्युइन जो एवरीडे लैंग्वेज होती है, मतलब जो हम आम बोलचाल में कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, बस उसी भाषा को पढ़ाया जाता है। इन CLT एरर्स आर टॉलरेटेड, जो कि मैंने आपसे अभी कहा था, एरर्स को टॉलरेट किया जाता है। एंड सीन एज अ नेचुरल आउटकम्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर आपको स्किल करना है तो ये अपने आप में एक नेचुरल आउटकम है, जो आप गलतियाँ करोगे और गलतियाँ करते हुए आप सीखोगे। देयर इज़ नो अथॉरिटी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ CLT। भाई देखो, हमारे पास में कोई भी इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं किया गया है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसने CLT को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया हो, मतलब हमारे पास में कोई इसका एक प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर वे का मतलब हमारे पास में कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं है, हम जो चाहे वो एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं, बस हमारा टारगेट ये होता है कि हमें बच्चों को कम्युनिकेशन सिखानी है, कोई फिक्स तरीका नहीं है इसका। इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रामेटिकल एंड फंडामेंटल टीचिंग, ये ग्रामर की और जो फंक्शनल ग्रामर होती है हमारी, उनकी क्या होती है? एक टीचिंग होती है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ ग्रामर, नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ स्पीकिंग, बोलने का क्या नियम होना चाहिए, नॉलेज टू हाउ टू यूज एंड रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच, एक्ट सच एज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करते समय कैसे बोलना चाहिए, किसी को थैंक्स बोलना है तो कैसे बोलना चाहिए, किसी को इनवाइट करना है, इनवाइटेशन देना है तो कैसे बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। द नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, ये पता होना चाहिए कि किसी भी भाषा को उपयुक्त तरीके से कैसे बोला जाता है। देयर इज़ नो डिमांड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स, इस मेथड के अंदर, याद करो ऑडियो लिंगुअल मेथड बताया था, उसके खिलाफ अगेंस्ट काम करता है। तो ये कहता है कि आपको डायलॉग्स के मेमोराइजेशन की, डायलॉग्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बात होगी ना ऑडियो लिंगुअल मेथड वाली, वो कहता है कि आपको डायलॉग्स के माध्यम से सीखना है, ये कहता है कि डायलॉग्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला मेरे भाई, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स बोथ ग्रामेटिकल एंड सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ये भी आ गया। मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग को सप्रीम माना गया है, सर्वोच्च माना गया है। कुल मिला के यह कि मीनिंग, अर्थ निकलना चाहिए, जब तक अर्थ नहीं है तब तक उसका कोई वजूद नहीं है। द मदर टंग स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज हैज़ नो पार्शियल रोल इन द इस अप्रोच, कोई अलग से इसका कोई रोल नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था, सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रामर शुड बी टॉट एज अ मीन्स टू अचीव गुड कमांड ऑफ लिसनिंग, ग्रामर को ऐसे पढ़ाया जाता है कि आपको लिसनिंग अच्छी से आ जाए, स्पीकिंग अच्छी से आ जाए, रीडिंग आ जाए और राइटिंग आ जाए। द इंडक्टिव मेथड इज यूज्ड, इसके अंदर इंडक्टिव तरीका यूज़ किया जाता है पढ़ाने का, मतलब एग्जाम्पल टू रूल्स, बच्चों को एग्जाम्पल से रूल्स निकालना सिखाया जाता है। इस तरीके से इस मेथड में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, ओके। इसी के साथ हमारा CLT खत्म हुआ है, तो इससे अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में देखते हैं, या तो एवेल्युएशन पढ़ेंगे या फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मिलते हैं, तब तक मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।